हाय एवरीवन, आई एम वनीता मोहंती और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे। मिडवाइफरी सब्जेक्ट में यूनिट 3 में एम्ब्रियोलॉजी एंड फिटल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है और आज का टॉपिक है प्लासेंटा। और आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्लासेंटा क्या है और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ प्लासेंटा। कि प्लासेंटा क्या है, तो प्लासेंटा इज ए सर्कुलर एंड फ्लैटेंड ऑर्गन दैट डेवलप्ड इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कनेक्ट्स द fetus via the umbilical cord to the uterine wall and to allow the transport of oxygen and nutrients। इसका मतलब होता है कि प्लासेंटा जो है ये एक फ्लैट और सर्कुलर ऑर्गन है। फ्लैट यानी चपटा और सर्कुलर मतलब गोल। तो ये एक फ्लैटेंड और सर्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेग्नेंट यूट्रस में डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। और इसका ये क्या करता है कि ये फिटस को यूट्रस वॉल के साथ, यूट्राइन वॉल के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से कनेक्ट करके रखता है, जो कि अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी बच्चे को जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लासेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से होते हुए ये बच्चे तक पहुंचता है। तो इसको प्लासेंटा हम लोग कहते हैं। ये एक सर्कुलर फ्लैटेंड ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी में डेवलप करता है। तो इसके बाद चलते हैं डिस्कशन करने के लिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि एक नॉर्मल प्लासेंटा में क्या गुण आपको मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लासेंटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो प्लासेंटा के सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लासेंटा इज डिस्क्वाइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड हेमोकोडियल इन नेचर। नेक्स्ट है कि इट इज़ थिक अराउंड द सेंटर एंड थिन टुवर्ड्स द एज। इसका मतलब होता है कि प्लासेंटा का जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिक होता है और जो एज की तरफ ये पतला होता है, थिन होता है। और लगभग इसके सेंटर में अगर हम इसका थिकनेस चेक करेंगे तो लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्लासेंटा है उसका डायमीटर कितना रहता है। अगर हम इसका सर्कुलर डायमीटर चेक करेंगे तो ये लगभग नॉर्मल प्लासेंटा का डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर रहता है और इसका एवरेज वेट लगभग 500 ग्राम रहता है। ये लगभग बच्चे के वेट का 1/6 पोर्शन रहता है। इसका मतलब है कि अगर बच्चा 3 kg का है, क्योंकि नॉर्मल वेट हम मानते हैं, आइडियल वेट मानते हैं 2.8 to 3.2 kg। ये ज़रूर है कि 2.5 से बिलो हम लोग LBW बेबी मानते हैं। 2.5 से अबव जो बच्चे हैं उनको हम लोग मानते हैं कि उनका अच्छा बर्थ वेट है। लेकिन अगर हम WHO के गाइडलाइन को मानेंगे तो उसके हिसाब से जो नॉर्मल वेट होना चाहिए बच्चे का वो 2.8 to 3.2 kg है। तो उसमें अगर हम एवरेज देखते हैं कि 3 kg का अगर एक बच्चा है तो कम से कम उसका एवरेज वेट होना चाहिए, प्लासेंटा का एवरेज वेट होना चाहिए 500 ग्राम। इसीलिए ये माना गया है कि जो प्लासेंटा का वेट है दैट इज़ नियर अबाउट 500 ग्राम। तो ये डिफ़र कर सकता है, बस आपको कंपेयर करके देखना है कि बच्चे का वेट कितना है और बच्चे के वेट का 1/6 पोर्शन का वेट प्लासेंटा का है या नहीं। लेकिन क्योंकि हम आइडियल 3 kg बच्चे का वेट मानते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्लासेंटा का एवरेज वेट 500 ग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लासेंटा जो है ये माँ के पेट में यानी प्रेग्नेंट यूट्रस में ये डेवलप होना शुरू करता है 6th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से इसकी बनावट शुरू होती है और ये पूरा कंप्लीट बन जाता है 12th वीक तक। यानी 6 हफ्ते से ये बनना शुरू करता है और इसका बनावट पूरी तरीके से ख़त्म होता है 12 हफ्ते पे और 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही प्लासेंटा फंक्शन करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो प्लासेंटा है उसके 2 सरफेस होते हैं, एक है फिटल सरफेस एंड सेकेंड वन इज़ मैटरनल सरफेस। तो आइए हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि फिटल सरफेस किस पोर्शन को कहते हैं और मैटरनल सरफेस किस पोर्शन को कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग अभी देखने जा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि फिटल सरफेस कैसा दिखता है और मैटरनल सरफेस प्लासेंटा में कैसा दिखता है। तो देखिए ये जो एरो मार्क दिख रहा है यहाँ, ये आपका जो है ये फिटल सरफेस है। आप कैसे पहचानेंगे कि प्लासेंटा का कौन सा पोर्शन फिटल सरफेस है। देखिए फिटल सरफेस में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन है, यानी इस पोर्शन में जहाँ एरो घूम रहा है यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन है, दैट मीन्स वो फिटल सरफेस है। एंड द ऑपोजिट साइड ये देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पूरा ब्राइट कलरफुल कॉटिलिडन्स के साथ जो ये पोर्शन है ये जो है आपका मैटरनल सरफेस है, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं रफ पॉलीगोनल शेप में कई सारे कॉटिलिडन्स हैं। इसको मैटरनल सरफेस कहा जाता है।
तो ये आपके दो सरफेस हैं। अब चलिए डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फिटल सरफेस और मैटरनल सरफेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि फिटल सरफेस के बारे में। जैसे मैंने बताया था, फिटल सरफेस आपने देखा होगा कि फिटल सरफेस में देखिए आप ये चीज़ देखिए, फिटल सरफेस में ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको ग्लिस्टनिंग नज़र आ रहा है, मतलब चिकना, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लेज आ रहा है। तो फिटल सरफेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि ये इसमें स्मूथ और ग्लिस्टनिंग रहता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच नियर इट्स सेंटर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे इसके सेंटर पोर्शन में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं आगे क्या है ना। इन द फिटल सरफेस अम्बिलिकल वेसल्स आर विजिबल बेनीथ द एमनियन एज दे रेडिएट फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। देखिए ये जो बोल रहा है कि अम्बिलिकल वेसल्स किसको कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे ब्लड वेसल्स रन कर रहे हैं और आप सब जान रहे हैं कि देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड से ही इनकी शुरुआत है, मर्ज है। तो ये जो ये आप इसमें देख सकते हैं कि फिटल सरफेस में कई सारे अम्बिलिकल वेसल्स रन कर रहे हैं। ये सारे अम्बिलिकल वेसल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे अम्बिलिकल वेसल्स हैं। और क्या है फिटल सरफेस में, एट टर्म, मतलब यानी जब प्लासेंटा मैच्योर रहता है, टर्म नियर अबाउट टर्म में 4/5 ऑफ द प्लासेंटा इज फिटल ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि अगर हम प्लासेंटा को डिवीज़न कर देते हैं 5 पार्ट्स में, उसका 4 पार्ट जो है वो फिटल ओरिजिन है, यानी उसमें फिटल के कंपोनेंट्स ज़्यादा रहते हैं। ओनली 1/5 पोर्शन जो है वो मैटरनल कंपोनेंट रहता है। ये था आपको हर पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फिटल सरफेस के बारे में। इसके बाद चलिए चर्चा करते हैं कि मैटरनल सरफेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। पहला है कि मैटरनल सरफेस इज़ रफ एंड स्पॉन्जी। देखिए मैंने जैसे बताया ये सरफेस रफ है, ये कहीं से भी तो स्मूथ है नहीं, ये रफ है और स्पॉन्जी है। और स्पॉन्जी आप टच करते तभी आपको पता चलता है कि वो स्पॉन्जी है या नहीं। नेक्स्ट है कि मैटरनल ब्लड गिव्स ए डल रेड कलर। आप सभी देख रहे हैं कि इसको एक डल रेड कलर का अपीयरेंस दिया है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटरनल सरफेस में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए कि इसमें लगभग 15 to 20 कॉन्वेक्स पॉलीगोनल एरियाज रहते हैं जिनको कि कोटिलिडन्स कहा जाता है या लोब्यूल्स कहा जाता है, जो मैटरनल सरफेस में प्रेजेंट रहती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लोब्यूल्स कौन सा है। देखिए आप देख रहे होंगे, ये अगर हम ऐसे जो मैं ऐसे सर्कुलर घुमा रही हूँ, ये एक लोब्यूल है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है काउंट करना कि इसमें 15 या 20 लोब्यूल्स हैं। इसमें ज़रूरी रहता है कि यहाँ पे लोब्यूल्स में रेगुलरिटी रहे, यहाँ बीच में से कोई मिसिंग कोटिलिडन नहीं रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आगे आप कभी प्लासेंटा एग्जामिनेशन करते हैं, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कोई मिसिंग लोब्यूल्स नहीं है। अगर कोई मिसिंग लोब्यूल्स नहीं है, इसका मतलब होता है कि प्लासेंटा का कोई भी पार्ट अंदर माँ के गर्भाशय में नहीं है। मैटरनल सरफेस में इसके अलावा क्या है ना, देखिए अगर हम रियल में प्लासेंटा देखेंगे तो प्लासेंटा के मैटरनल सरफेस में बहुत सारे ग्रे स्पॉट्स हमें दिख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं उस पे सरफेस में, जो कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बस कैल्शियम डिपॉजिट है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की। और कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से वो जो डीजेनरेटेड एरिया है वो आपको ग्रेस कलर दिखता है। क्लिनिकली इन एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि जो मैटरनल पोर्शन है, जैसे मैंने बताया था फिटल पोर्शन प्लासेंटा में फिटल ओरिजिन 4/5 पार्ट जो रहता है वो फिटस का रहता है। यानी प्लेसेंटा को अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्सा आपका फिटल पोर्शन रहेगा और 1/3 हिस्सा ही आपका मैटरनल पोर्शन रहता है। तो ये जो है ये फिटस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि प्लासेंटा के फंक्शंस के बारे में। तो प्लासेंटा का सबसे पहला फंक्शन है रेस्पिरेशन। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ द फिटस। कैसे हेल्प करता है ना, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तो वो इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन के लिए कैपेबल नहीं रहता है, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं रहता है। वो डिलीवरी के बाद यानी बच्चा पैदा होने के बाद ही वो फंक्शनल होता है, और जब तक माँ के पेट के अंदर रहता है वो कैसे अपना ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करता है ना, जब मैटरनल
मैटरनल सर्कुलेशन में ब्लड जो है प्लासेंटा के थ्रू से होते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड से हुए बच्चे में एंट्री करती है, तो उसी ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ही मैटरनल ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे में, और उसी से वो अपने बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फुलफिल करता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होता है बच्चे के अंदर जाता है, वैसे ही बच्चे के अंदर से सर्कुलेशन, फिटल सर्कुलेशन में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि जैसे ब्लड एंट्री किया प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के अंदर में, तो वैसे एग्जिस्ट भी करता है वो सेम रूट होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा होते हुए फिर से मैटरनल सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। तो इसी सेम जैसे एंट्री करता है और एग्जिस्ट करता है, तो जैसे मैटरनल ब्लड में जो ऑक्सीजन होते हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं और बच्चे के बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ब्लड के थ्रू फिर से एग्जिस्ट कर जाता है फिटस को, और अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए फिर से वो मैटरनल ब्लड में जाके डिटॉक्सिफाई होता है, जैसे हमारे नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन में होता है। तो इस तरीके से प्लासेंटा बच्चे को रेस्पिरेशन में मदद करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बोला, जैसे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है प्लासेंटा, वैसे ही सर्कुलेशन के थ्रू में ये न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी बच्चा जो है, माँ जितना ज़्यादा हेल्दी डाइट लेगी, जितना न्यूट्रिएंट्स माँ के पास रहेंगे, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए प्लासेंटा, और प्लासेंटा से होते हुए वो अम्बिलिकल कॉर्ड से भाया वो बच्चे तक जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी तरीके से बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलता है। वो कम्प्लीटली मैटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं, और उसका दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है ना, प्लासेंटा जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो ग्लूकोज, आयरन और विटामिन को स्टोर करके रख सके। वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत पड़ती है फिटस को तो ये रिकन्वर्टेड हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के फॉर्म में, और जिसको कि फिटस यूज कर लेता है। ये स्टोरेज के बारे में था। स्टोरेज के बाद आता है आपका एक्सक्रिएशन के बारे में। तो एक्सक्रिएशन में भी जो फिटल का कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड और बच्चे के पास और उससे बच्चे तक, तो उसी ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिटस का, वो भी उसी से ही ट्रांसपोर्ट होकर फिर रिटर्न आ जाता है मैटरनल ब्लड में, और इस तरीके से बच्चा अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रिएट कर देता है। तो ये था एक्सक्रीशन के बारे में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन में कैसे प्लासेंटा मदद करता है, तो याद रखिएगा प्लासेंटा मेम्ब्रेन के पास उसका लिमिटेड फंक्शन है कि वो एक नेचुरल बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच्चे को बचा देती है। मतलब किसी भी प्रकार को संक्रमण को वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करने नहीं देती हैं। इसके अलावा प्लासेंटा कई सारे मैटरनल एंटीबॉडीज़ को प्लासेंटा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बच्चे में, जो कि बच्चे को फर्स्ट 3 मंथ्स तक एक इम्यूनिटी प्रदान कर देती हैं, एक अपना कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकें। तो ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद है इसका एंडोक्राइनल फंक्शन। एंडोक्राइनल फंक्शन में देखिए, जब प्लासेंटा बनना कंप्लीट हो जाता है 12 वीक में, जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, 12 वीक में प्लासेंटा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो उसके बाद जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ते हैं, उनको नेचुरली सीक्रेट जो करता है वो प्लासेंटा ही करता है। तो ये इसका एंडोक्राइनल फंक्शन है। तो प्लासेंटा के इतने ही फंक्शन हैं जो कि पूरी प्रेगनेंसी में वो इस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने बताया कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, एंडोक्राइनोलॉजिकल फंक्शन, देन स्टोरेज फंक्शन। तो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी बाय पोस्टिंग कमेंट। तो आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्लासेंटा के थ्रू में फिटस में सर्कुलेशन होता है। फिटल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।